बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। आओ बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करते हैं। दूसरी इकाई का स्वास्थ्य संपदा यह पाठ इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो आओ आज इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो देखते हैं स्वास्थ्य संपदा स्वाध्याय। देखो तो इस पाठ के शुरुआत में ही कार्य हमारा इस शीर्षक के अंतर्गत हमें चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ यह स्वाध्याय दिया गया है। तो आओ देखते हैं चित्र और उसके अनुसार बनने वाले वाक्य। देखो तो चित्र में लता जो है वो क्या खा रही है? सेब खा रही है। लता सेब खा रही है। देखो तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे हंस रहे हैं। देखो ये है रमेश, वो क्या कर रहा है? रमेश अपनी बहन को खाना खिला रहा है। अरे 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 अरे, देखो तो ये क्या हो रहा है? गुड़िया अलमारी से गिर रही है। क्या देख रहे हो आप? माँ बच्चे को सुला रही है। अरे वाह, शाबाश, ये बच्चा कितना होशियार है। वो क्या कर रहा है? मैं अपने आप खाना खा लेता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ देखो तो छोटी सी लड़की है और माँ उसे खाना खिला रही है। तो इस चित्र से वाक्य बनेगा, माँ अपनी बिटिया को खाना खिलाती है। कितना अलग सा यह स्वाध्याय है। मजा आया ना इसे पूरा करते हुए? स्वयं अध्ययन। डाक टिकटों का संकलन करके प्रदर्शनी का आयोजन करो। डाक टिकट हमें पत्र लिफाफे पर चिपकाए हुए मिलते हैं, तो उन्हीं को संकलित करना है और सभी बच्चे मिलकर उसका प्रदर्शनी लगाना है। तो आइए कुछ डाक टिकट देखते हैं। देखो तो इस डाक टिकट पर हमारे नेताओं के चित्र है। ये कुछ खास वजह से प्रसारित किए गए चित्र दिखाई दे रहे हैं इस डाक टिकट पर। ये भी कुछ अलग-अलग कारण के लिए प्रसारित किए गए डाक टिकट हैं। ये कुछ अलग से दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, ये हमारे देश के डाक टिकट नहीं है, ये दूसरे देश के डाक टिकट है। और ये जो है इसे रेवेन्यू स्टैम्प कहते हैं। हमने डाकघर इस पाठ में यह बात पढ़ी है। तो जरूर आप भी डाक टिकट का संकलन करना। आगे का स्वाध्याय है, जरा सोचो, लिखो। इस शीर्षक के अंतर्गत यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो सोचो तो क्या होगा? नमक ही नहीं होगा सब्जी में तो क्या खा पाओगे तुम वो सब्जी? तो हमें ये जो नमक है, जो सॉल्ट है, हमें अगर नहीं मिलता है तो सारी चीजें जो है उसमें कोई रुचि नहीं होगी। ये नमक जो है अलग अलग रंग का दिखाई दे रहा है।
काला नमक है, सेंधा नमक है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नमक है। तो इस तरह ये जो नमक है हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर यही गायब हो जाए, मिल ही न पाए तो क्या क्या हो जाएगा, आओ तो देखते हैं। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा, हर चीज फीकी लगेगी। फीका भोजन करना मुश्किल होगा और हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भर खाना न खाने से हम कमजोर हो जाएंगे, हम ढंग से कोई काम नहीं कर पाएंगे। नमक के बिना हमारे शरीर को आयोडीन और अन्य क्षार नहीं मिल पाएंगे, जिससे हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा। यह हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। अत्यधिक कम नमक खाने के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। शरीर में नमक की कमी की शुरुआती लक्षण थकान, मानसिक उलझन, चक्कर आना, मांसपेशियों की जकड़न व भूख की कमी होती है। लक्षण ज्यादा गंभीर होने पर दौरे पड़ने लगते हैं, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। नमक शरीर में पानी के स्तर को नियंत्रित करने के अलावा भी कई काम करता है। नमक तनाव, अवसाद और भावनात्मक समस्याओं में भी राहत देता है। यह ब्लैडर की समस्या को नियंत्रित करता है। हमारे पाचन तंत्र को भोजन को ठीक तरह से अवशोषित करने के लिए भी नमक की आवश्यकता होती है। तो इतने सारे काम इस नमक की वजह से होते हैं। तो हमारे भोजन से नमक अगर गायब हो जाए तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे और हमारी जो तंदुरुस्ती है उसमें कमी आने लगेगी। आओ आगे देखते हैं। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमें यह लिखना है कि स्वास्थ्य संपदा यह पाठ पढ़कर हमने क्या समझा है, कौन सी बात हमारे ध्यान में आई है। तो देखो, स्वास्थ्य संपदा इस पाठ में गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, गेहूं की रोटी आदि पौष्टिक पदार्थ अपने भोजन में लेने चाहिए। हमें शुद्ध हवा में रहते हुए प्राणायाम और व्यायाम भी करना चाहिए। तो बच्चों, ये सब बातें ध्यान में रखो और आज से ही ये सब आप अपने स्वास्थ्य के लिए शुरू कर देना। शब्द वाटिका। आओ स्वास्थ्य संपदा इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ समझते हैं। स्वास्थ्य यानी आरोग्य या निरोगता, अमानत यानी धरोहर या थाती, यथासंभव तो जितना हो सके उतना, डली यानी छोटा सा टुकड़ा, उद्वेग यानी प्रबलता या आवेश, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, उचित इसका मतलब है योग्य, निर्दोष यानी दोष रहित, साग जिसका मतलब है तरकारी, शाक या सब्जी, हजम होना यानी पाचन होना, चोकर गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ जो भाग होता है उसे चोकर कहा जाता है। सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, हर्ज यानी नुकसान या हानि, इजाजत इसका अर्थ है अनुमति, अति इसका मतलब है बहुत, ज्यादा या अत्यंत, यथा योग्य जिसका मतलब है यथोचित या मुनासिब। तो बच्चों, ये शब्द जो है इनका अर्थ जो है ध्यान में रखना है और अपने कॉपी में ये जरूर लिखना है। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत
खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। क्या तुम्हें पता है खादी का कपड़ा कैसे बनता है, किस चीज से बनता है? नहीं पता? तो आओ जान लेते हैं। खादी हाथ से बनाए जाने वाले वस्त्र को कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन के भी हो सकते हैं। इन कपड़ों के लिए बनने वाला सूत चरखे पर काटकर बनाया जाता है। फिर उस सूत से जुलाहा हथकरघे पर कपड़ा बुनता है। हाथ से बुना यह कपड़ा कुछ मोटा होता है। इसी कपड़े को खादी कहते हैं। खादी के कपड़ों की यह विशेषता है कि यह गर्मी में शरीर को ठंड का एहसास दिला देते हैं और ठंडी में शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। तो है ना अलग सा यह कपड़ा। आप भी मौका मिले तब जरूर खादी का वस्त्र लेना, पहनना और यह अनुभव कर लेना। देखो, ये है चरखा जिस पर सूत कताई की जाती है और ये है हथकरघा जिस पर वस्त्र बुना जाता है। और ये कुछ नमूने हैं खादी वस्त्र के। अध्ययन कौशल। पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। दिनचर्या इसका मतलब है सुबह उठने के बाद रात के सोने तक हम जो जो काम करते हैं उन्हें क्रम से लिखना। हर एक की दिनचर्या अलग अलग होती है, तो यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर दिनचर्या कैसे लिखी जाती है यह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप अपनी ही दिनचर्या अपनी कॉपी में लिखनी है। मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहता है। मैं 2:30 बजे घर आ जाता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करता हूँ। बाद में अपना स्कूल का गृह कार्य करने बैठ जाता हूँ। गृह कार्य पूरा करके मैं खेलने के लिए जाता हूँ। 2 घंटा खेलने के बाद मैं घर आता हूँ। थोड़ी देर में टीवी पर समाचार और डिस्कवरी जैसे ज्ञानवर्धक चैनल देखता हूँ। फिर स्कूल बैग तैयार कर 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। इस तरह मेरी सुबह से रात तक की दिनचर्या होती है। तो बच्चों, आप अपनी ही दिनचर्या लिखनी है। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ, यह बात हमसे कही गई है। आप सभी तो दूरदर्शन, टीवी अवश्य देखते होंगे, लेकिन दूरदर्शन पर कौन से कार्यक्रम हमें देखने चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबको टीवी देखना अच्छा लगता है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद हमारी पाठ्यपुस्तकों का अध्यापन विविध टीवी चैनल द्वारा हो रहा है। सह्याद्री चैनल पर सभी कक्षाओं के लिए पाठ का प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा समाचार, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, जियोग्राफी आदि ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने चाहिए। खाना खजाना जैसे कार्यक्रम में अलग अलग तरह की पाककृतियां दिखाई दे जाती है। उन्हें देखकर हम कुछ व्यंजन बनाना सीख सकते हैं। खाना खाते समय, होमवर्क करते समय टीवी बंद रखना चाहिए। टीवी मर्यादित समय ही देखना चाहिए। रेडियो पर भी समाचार, कहानी सुनो, सामाजिक उपक्रम और गाने के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। उन्हें जरूर सुनना चाहिए। गाने सुनने से हमारा मन खुश होता है। रेडियो का फायदा यह है कि आप अपना दूसरा काम करते करते रेडियो सुन सकते हो। उसके लिए अलग सा वक्त नहीं देना पड़ता है। रेडियो से हमारी श्रवण शक्ति का विकास होता है। तो अवश्य इस प्रकार आप अच्छे टीवी प्रोग्राम देखें और रेडियो पर ये सारी बातें सुने।
बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। अभी हमने स्वास्थ्य संपदा इस पाठ में स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीजें खाना अच्छी बात है यह समझा है, पढ़ा है। तो आइए इसके आधार पर ही हम ये 5 वाक्य लिखते हैं। पहला वाक्य है, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों से भरे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दूसरा वाक्य है, मजबूत एवं स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। तीसरा वाक्य है, संतुलित आहार हमारे कार्य करने की शक्ति एवं गति को बढ़ाता है। चौथा वाक्य, इससे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। पांचवा वाक्य है, संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो बच्चों, ये वाक्य आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत सानी गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। यह स्वाध्याय दिया गया है। आपको पहले ये बता दूं कि सानी गुरुजी कौन थे। आओ जानते हैं। देखो तो, सानी गुरुजी इन्होंने ये इतनी सारी, इससे भी ज्यादा कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका थोड़ा परिचय कराते हैं। सानी गुरुजी द्वारा बहुत किताबें लिखी गई हैं। उनकी लेखन शैली से उनकी लगन, स्नेह, प्रेम आदि भावनाओं की जानकारी होती है। उनकी भाषा में एक विशिष्ट प्रकार की धार है तथा उनका साहित्य बोधगम्य है। लोगों को उनका सरल भाषा में लेखन अच्छा लगता है। उन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य समाज के उद्धार के लिए लिखा है। बेहद सरल, मार्मिक, दिल को छू लेने वाली भाषा, यह सानी गुरुजी की विशेषता है। सुधा, यह उनके भाई की लड़की थी, जिसे सानी गुरुजी ने जो पत्र लिखे वो सुंदर पत्र इस नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक पत्र हम पढ़ते हैं। देखो, सानी गुरुजी का सुंदर पत्र हम पढ़ते हैं। प्रिय सुधा को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। आपको मेरे पत्र का इंतजार रहेगा। कभी कभी मैं एक पत्र भी नहीं लिख सकता। कभी कभी दूसरे काम में चले जाते हैं। कभी 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 मन दुखी होता है। बच्चों को प्रसन्न मन से लिखना चाहिए। टॉल्स्टॉय एक महान लेखक है। वह कहीं लिखता है कि गुस्से में माँ का दूध भी जहरीला होता है। उसका गुस्सा उस दूध में उतरता है। बच्चों को खाना खिलाते समय माता का मन प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर छोटी बड़ी चीज करते समय मन खुश होना चाहिए। प्रसन्नता प्रभु का आशीर्वाद है। हमें बच्चों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। एक बार स्पेन में युद्ध हुआ था। पंडित जवाहरलाल उस समय अतिथि के रूप में 1-2 दिन के लिए स्पेन गए थे। विमान हमला कर रहे थे, मकान जल रहे थे, ढह रहे थे, लेकिन बच्चों को भूमिगत आवास में समायोजित किया गया था। वहां उनका भोजन, उनके खेल, खाना सब किया जाता था। वहां वे गाते, मुस्कुराते सीखते थे। नई पीढ़ी को मानवीय दुष्टता के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यह कितनी सुंदर बात है ना? पक्षियों की आवाज सुनने में एक निश्चित आनंद है। दोपहर होनी चाहिए। बरगद जैसे बड़े पेड़ पर दोपहर में पक्षी आराम करते हैं। मीठी चहक रही है। ऐसे समय में अपने सिर को पेड़ के तने के पास रखते हुए चहकते हुए सो जाना एक सुखद आनंद है। एक बच्चे के रूप में मैं पक्षियों से बेहद प्यार करता हूँ। सुधा, फिर से बहुत ठंड पड़ रही है। इस साल क्या है?
होली जल रही है, ठंड बढ़ रही है। हम कहते हैं, लेकिन हवा में अभी भी बर्फ है, सर्द हवाएं चल रही है। तुम्हारा अन्ना, यहाँ ये पत्र पूरा हो गया है। तो इस तरह की सारी पत्र जो है, सुंदर पत्र इस किताब में संग्रहित है। आपको मौका मिले तो जरूर यह पत्र पढ़ लेना। मेरी कलम से अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। यह स्वाध्याय दिया गया है आपके लिए। उदाहरण के तौर पर मैं यह पत्र लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, यह जो पत्र है, पत्र के दाहिने कोने में यहाँ जो पत्र भेजने वाला है उसका पता लिखा है। मनीष शर्मा, C11 सेक्टर 3 पटेल नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र, और तारीख भी लिखी है 21 नवंबर 2018। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। इसे मायना कहते हैं। मायना यह जिसे पत्र लिखना है उसके उम्र के अनुसार उसके साथ क्या रिश्ता है, इसके अनुसार मायना लिखा जाता है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में तुम अपने जिले में प्रथम आए। समाचार पत्र में भी तुम्हारा नाम छपा है। मित्र होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे मम्मी पापा की तारीफ से तुम्हें और काका काकी को बहुत बहुत बधाई। तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से अनेक शुभकामनाएं। तो पत्र जिसने लिखा है, पत्र पूरा होने के बाद वह अपना हस्ताक्षर करता है और आखिर में पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पूरा पता लिखा जाता है। तो यहाँ पत्र किसे भेजा जा रहा है? कर्ण यादव, 16C, जीवन कॉलोनी, समता नगर, अहमदनगर। तो इस तरह यह जो नमूना पत्र है, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ पत्र है, इस पत्र के अनुसार आप भी अपने मित्र को अलग सा शुभकामना या बधाई देने वाला पत्र जरूर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर है, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून की तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, रक्षा करना रक्षक का धर्म है। किन किन सब्जियों की गिनती हरी सब्जियों में होती है? उत्तर है, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, इन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? उत्तर, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मनुष्य के अंदर उसके पूरे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा युवावस्था में होती है। इस उम्र में अधिक से अधिक मुश्किल कार्य वह कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार और समाज के साथ साथ देश विकास के लिए भी कार्य करे। अतः नवयुवक या युवा वर्ग को शक्ति देश हित में लगानी चाहिए, जिससे देश ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सके। युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है।
युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी है। युवा देश और समाज के जीवन मूल्यों के प्रतीक है। युवा गहन ऊर्जा और उच्चतम महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं। उनकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी सपने होते हैं। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन योगासन है उत्तम साधन, इस सुवचन का हमें विस्तार करना है। तो देखते हैं। देखो तो पहला जो चित्र है, ये पहले चित्र में योगासन के विविध प्रकार दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में प्राणायाम किए जा रहे हैं। तो तीसरे चित्र में सूर्य नमस्कार की विविध अवस्थाएं दिखाई दे रही है। तो ये जो योगासन है या आसन के प्रकार है, हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। आइए इनसे क्या लाभ होते हैं देखते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अच्छे खान पान के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को समय पर सो जाना चाहिए। सुबह उठकर खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। साथ ही हमें योगासन भी अवश्य करना चाहिए। योगासन में शारीरिक क्रियाओं के अलावा श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्राणायाम किए जाते हैं। इस तरह हमारे शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसलिए स्वस्थ तन मन के लिए योगासन एक उत्तम साधन है। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। तो जो शब्द दिए हैं, पांच, यही, कुछ, मीठी, ये शब्द विशेषण हैं। तो विशेषणों के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद वाक्य बना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। सुंदर फूल, स्वच्छ नगर, गंदी नाली, तंदुरुस्त बच्चे, यह पहला जो शब्द है, ये दूसरे शब्द का विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। 40 विद्यार्थी, दोनों भाई, दूसरी लड़की, हर एक बालक, यह कुछ संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे का है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है,
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, थोड़ा पानी, ग्लास भर दूध, यह इसके उदाहरण हैं। और सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और वह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आओ इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वह आदमी, कौन छात्र, यह पेड़, वे मूर्तियां। तो हमने विशेषण के प्रकार जान लिए हैं। अब हमें जो शब्द दिए हैं उनके प्रकार जानकर वाक्य में उपयोग करते हैं। देखो पहला शब्द है 5। 5 यह क्या है? कौन सा प्रकार है विशेषण का? संख्यावाचक विशेषण। तो आइए वाक्य बनाते हैं। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। दूसरा विशेषण यही। यह कौन सा प्रकार है? याद करो तो। बिल्कुल सही, यह सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका भी वाक्य में प्रयोग करते हैं। यही लड़का कल स्कूल नहीं आया था। आगे का शब्द है कुछ। जरा इसका प्रकार तो पहचानो। अरे वाह, बिल्कुल ठीक बताया। परिमाणवाचक विशेषण है यह। इसका भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। बाजार से कुछ फल लेते आना। आगे का शब्द है मीठी। तो मीठी यह कौन सा विशेषण है? यह गुणवाचक विशेषण है। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मुझे मीठी दही पसंद है। तो बच्चों, आज हमने विशेषण के जो प्रकार सीखे हैं, ऐसे विशेषण अपनी किताब में से चुनकर अपने कॉपी में जरूर लिखना है। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, 5 फलों के नाम लिखो। प्रश्न दूसरा, 5 हरी सब्जियों के नाम लिखो। प्रश्न तीसरा, 5 तरकारियों के नाम लिखो। प्रश्न चौथा, 5 अनाजों के नाम लिखो। प्रश्न पांचवा, 5 दालों के नाम लिखो। देखो बच्चों, आज हमने स्वास्थ्य संपदा इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्यायों को पूरा किया है। इस पाठ के द्वारा हमने क्या सीखा है कि हमें हर प्रकार के फल खाने चाहिए और सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध हवा में घूमना फिरना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो यह सब बातें आप ध्यान में रखेंगी। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना
इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।